वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज ट्रांसफार्मर। तो आज आपका टॉपिक है ट्रांसफार्मर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर क्या है। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो आपके पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके ज़रिए से हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा तो पहले अल्टरनेटिंग करंट को या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को पढ़ें आप। फिर भी आपको थोड़ा बहुत मैं आपको बोलूँगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होती है या अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज इट इज़ अ वोल्टेज हुज मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंजेस एंड डायरेक्शन पीरियडिकली, या हम कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट करंट हुज मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंजेस एंड डायरेक्शन पीरियडिकली। तो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो वोल्टेज होती है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जो टाइम के साथ साथ चेंज होती है और टाइम के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। इसी तरीके से अल्टरनेटिंग करंट की भी हमारे पास क्या होती है, ये एक हमारे पास एक ऐसी करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ चेंज होता है और डायरेक्शन हमारे पास पीरियडिकली चेंज होता है। तो जब आपके पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है तभी जाकर हमारे पास एक सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करती है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो हमारे पास अगर हमने जैसे अगर हमारे पास पीछे से जो सप्लाई आ रही है वोल्टेज, अगर हमारे पास ज़्यादा आ रही है तो हमें जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर को या हमारी टीवी को 220 वोल्टेज चाहिए, 220 वोल्ट वोल्टेज चाहिए। तो वो हमें ट्रांसफार्मर जो हमारे पास जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो हमें 220 वोल्ट बना के देगा। क्योंकि अगर पीछे से ज़्यादा आ रही है तो पीछे से अगर ज़्यादा वोल्टेज आ रही है तो उसको डाउन करना पड़ेगा। तो वहाँ पर हमारे पास कौन सा ये ट्रांसफार्मर यूज़ होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? ए ट्रांसफार्मर विच डिक्रीज द वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डिक्रीज करता है उसको कहा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और दूसरा हमारे पास क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? ए ट्रांसफार्मर विच इंक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो वो ट्रांसफार्मर जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज करता है तो उसको कहा जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जो ट्रांसफार्मर हमारे पास जो है हमारे अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डिक्रीज करता है उसको कहा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो कहीं कहीं पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, कभी कभी कहीं कहीं पर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो देखिए हमारे पास अगर कहीं हमें पीछे से अगर हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा आ रही है तो आगे हमें चाहिए सिर्फ कम वोल्टेज चाहिए, 220 वोल्टेज आ रही है और पीछे से ज़्यादा आ रही है तो हम वो 220 वोल्ट बना के देगा हमें ट्रांसफार्मर। तो वहाँ पर हमारे पास कौन सा होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम यूज़ करेंगे क्योंकि जो पीछे से जो सप्लाई आ रही है, जो इनपुट वोल्टेज जो है वो आपके पास क्या है, वो ज़्यादा है। उसको हमने डिक्रीज करना है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हम उसको डिक्रीज करते हैं। या हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, पीछे से कम वोल्टेज आ रही है, हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, तो उस टाइम हम क्या करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। जैसे आपके टीवी को चाहिए 220 वोल्ट, पीछे से आ रही है 200 वोल्ट, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे जिसकी वजह से वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमें 220 वोल्ट बना के देगा और फिर हमारा टीवी भी रेफ्रिजरेटर भी चलेगा। तो सिंपल में हम कहेंगे ट्रांसफार्मर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो वही लिखा है मैंने, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर चेंजिंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को क्या करता है? वो हमें चेंज करके देता है। तो ए ट्रांसफार्मर विच इंक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज नॉन एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ए ट्रांसफार्मर विच डिक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज नॉन एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो डिक्रीज करता है वोल्टेज को उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और वो ट्रांसफार्मर जो हमारी ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है उसको कहा जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो देखिए हमारे पास ट्रांसफार्मर की, ये अभी मैंने कहा ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को क्या करता है? चेंज करता है। जब वोल्टेज हमारे पास चेंज होगी तो करंट भी चेंज होएगी। इसका मतलब हमारे पास करंट भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। किसकी वजह से? ट्रांसफार्मर की वजह से। तो देखिए हमारे पास ये ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन।
तो हमने ऑलरेडी म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा है। जिन बच्चों ने म्यूचुअल इंडक्शंस को नहीं पढ़ा है तो पहले म्यूचुअल इंडक्शंस पर जाएं, म्यूचुअल इंडक्शंस को देखें, समझें, तब जाकर आपको ये क्लियर होगा। फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको कहूँगा मैं, म्यूचुअल इंडक्शंस क्या होता है। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इन वन कॉइल एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन नेबरिंग कॉइल। तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शंस क्या होता है, जब भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल में चेंज होता है, जैसे हम इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे, क्लियर हो रहा आपको, और उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा हमारे पास नेबरिंग कॉइल में। तो ये एक कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है, इसमें अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, वो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में पास ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये नेबर्स हैं आपस में, तो उसकी वजह से इसमें भी हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उस फिनोमेना को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शंस। तो हमारा ट्रांसफार्मर इसी पर बेस्ड है। हम प्राइमरी कॉइल्स में P1 P2 हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे, और S1 S2 सेकेंडरी कॉइल है, ये नेबरिंग कॉइल है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज होती है, वो प्रोड्यूस होगा, वही वोल्टेज हमारी क्या होती है, आउटपुट वोल्टेज होती है। ये आपके पास इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज है। तो ये अभी मैंने कहा आपको कि हमारे पास ट्रांसफार्मर जो है वो बेस्ड है, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शंस। अब हमारे पास ट्रांसफार्मर जो हमारे पास जो है ये कंसिस्ट, इसकी कंस्ट्रक्शंस क्या होती है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो आप, ये शीट्स होती हैं, रेक्टेंगुलर शीट्स होती हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर शीट्स, कहेंगे ये हमारे पास बना होता है, रेक्टेंगुलर शीट से बना होता है। रेक्टेंगुलर लेमिनेटेड शीट्स होती हैं, जैसे हमारे पास ये एक शीट हम ले लेंगे, ये हमारे पास दूसरी शीट है, ये तीसरी शीट है, रेक्टेंगुलर लेमिनेटेड शीट्स होती हैं, लेमिनेटेड होती हैं ये। और इन लेमिनेटेड शीट्स के ऊपर से हमारे पास कॉइल्स जो होती हैं वॉन्डेड होती हैं। तो प्राइमरी कॉइल्स P1 P2 एंड सेकेंडरी कॉइल्स S1 S2 आर वॉन्डेड ओवर द रेक्टेंगुलर शीट्स। इन रेक्टेंगुलर शीट्स के ऊपर से ऐसे ऐसे ये वॉन्डेड होती हैं। तो ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन है। प्राइमरी कॉइल्स हमारे पास, ये प्राइमरी कॉइल है P1 P2, और हमारे पास जो है प्राइमरी कॉइल्स में हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंबल आप देख सकते हो आप, ये AC वोल्टेज हमने दे दिया, ये आपके पास क्या है, इनपुट वोल्टेज, ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है, और यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस है R, यहाँ से हम आउटपुट निकालते हैं। तो जैसे हमने अगर ट्रांसफार्मर को ये ट्रांसफार्मर अगर हमारे पास वोल्टेज को इंक्रीज करेगा, तो ये वो इंक्रीज यहाँ से हम दे रहे हैं, जो हम यहाँ से वोल्टेज दे रहे हैं वो कम होगी, और आगे हमारे पास ट्रांसफार्मर जो आउटपुट में हमें जो वोल्टेज देगा वो ज़्यादा देगा। तो उस टाइम हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और वो इंक्रीज वोल्टेज, जो हमारी वोल्टेज इंक्रीज होगी वो हम आउटपुट से लेते हैं, और आउटपुट हम किस कॉइल से लेते हैं, वो सेकेंडरी कॉइल से लेते हैं, S1 S2 से लेते हैं। S1 S2 एक लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट होता है, और इस लोड रेजिस्टेंस से हम क्या करते हैं, आउटपुट ले लेते हैं। तो यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज लेते हैं। जैसे अगर हमने हमारे पास वोल्टेज कम होगी, ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करेगा, वो इंक्रीज वोल्टेज यहाँ से निकालेंगे। अगर हमारे पास पीछे से सप्लाई ज़्यादा वोल्टेज है, अगर ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करेगा, वो डिक्रीज वोल्टेज, जो हम डिक्रीज इन वोल्टेज, जो हमारे पास कम वोल्टेज हो जाएगी, वो सेकेंडरी कॉइल से हम ले लेंगे, S1 S2 से ले लेंगे हम, और वो यहाँ से लोड रेजिस्टेंस से हम वो आउटपुट ले लेंगे। तो ये ट्रांसफार्मर हमें इंक्रीज वोल्टेज को बढ़ा के भी देता है, और वोल्टेज को डिक्रीज करके भी देता है, तो जो हमें चाहिए। तो ये अभी मैंने कहा इसकी कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या होती है, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो फिर से आपको बोलूंगा मैं, इट इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स विच आर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये हमारे पास इट इज कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर शीट्स, हम कहेंगे हम, सॉरी, इट इज कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर शीट्स। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट्स से बना होता है, लेमिनेटेड रेक्टेंगुलर शीट्स, एंड टू कॉइल्स, प्राइमरी P1 P2 एंड S1 S2, दैट इज सेकेंडरी कॉइल्स विच आर वॉन्डेड ओवर द रेक्टेंगुलर शीट्स, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट्स के ऊपर से वॉन्डेड होती हैं। तो ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद आप कैसे वर्क करेगा, तो देखिए हम यहाँ से देते हैं AC वोल्टेज दे देते हैं हम यहाँ से, ये इनपुट वोल्टेज है। तो देखिए इनपुट वोल्टेज हमारे पास व्हेन करंट इन प्राइमरी कॉइल्स, प्राइमरी कॉइल आपके पास P1 P2 है, चेंजेस, इसमें हमारे पास करंट चेंज होगी। कैसे, क्यों करंट चेंज होगी, क्योंकि AC करंट हमने यहाँ दी, AC वोल्टेज हमने सप्लाई की। AC वोल्टेज जब दे देंगे हम, तो AC करंट फ्लो करेगी किसमें, प्राइमरी कॉइल्स में।
जब हमारे पास प्राइमरी कॉइल में एसी करंट फ्लो करेगी तो एसी करंट कौन सी होती है, वो चेंजिंग करंट होती है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, बढ़ता भी और कम भी हो जाता है। जब करंट हमारे पास चेंज होगी तो इसका मतलब इसमें जो इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कॉइल में करंट जब फ्लो करेगी तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसका एक एंड नॉर्थ बनेगा, दूसरा एंड साउथ बनेगा, और इसकी वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनेंगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होंगी वो भी चेंज करेंगी। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को हम कहेंगे विच पास थ्रू द कॉइल, हम कहते हैं उसको मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास इस प्राइमरी कॉइल्स में चेंज होगा, किसकी वजह से, ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि हमने जो इनपुट वोल्टेज दी है वो एसी करंट दी है या एसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज दी है, तो एसी करंट हमारे पास चेंजिंग करंट होती है, उस चेंजिंग करंट की वजह से हमारे पास क्या होगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जिसको बोलेंगे चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चेंज हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा किसमें, प्राइमरी कॉइल्स में। जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा प्राइमरी कॉइल्स में, तो प्राइमरी कॉइल अपना ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, अपनी वोल्टेज बनाएगा। पहले तो ये हम यहां से हमने इनपुट वोल्टेज दे दी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से अपना ईएमएफ बनेगा, और यहां पर इस फिनोमेना को कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन। क्या कहते हैं इसको, सेल्फ इंडक्शन। कॉइल अपना ईएमएफ, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कॉइल में, ये अपना ईएमएफ बनाता है जब हम इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं। तो ये यहां पर हमारे पास क्या है, ये अपना ईएमएफ बनाएगा, इसीलिए यहां पर लिखा है मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद P1 P2 हमारे पास हुआ प्राइमरी कॉइल चेंजेस, एंड हेंस ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल्स में हमारे पास क्या होगा, इस प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल, इसमें ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा, इसको हम ईपी से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये किसके इक्वल होगा, माइनस NP d∅dt, क्योंकि आपको पता ही है फ्रेडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारे पास प्रोड्यूस होता है कॉइल में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई जो होता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो d∅dt हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और NP हुआ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स, N हुआ नंबर ऑफ टर्न्स, P हुआ प्राइमरी कॉइल्स। तो ये माइनस साइन जो है ये इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, जो हमने लेंज लॉ में पढ़ा है। तो यहाँ पर मुझे उसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे पास क्या हुआ, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ विच इज प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल, जो हमारे पास प्राइमरी कॉइल्स में प्रोड्यूस होता है। इसके बाद ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शंस की वजह से क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शंस, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल्स। ये भी हमारे पास किसके इक्वल होगा, माइनस NS d∅dt के इक्वल होगा। तो जैसे हमारे पास देखिए, अब हमारे पास यहां पर आपको समझाऊंगा मैं अच्छे तरीके से, आपने यहां पर माइंड यहीं पर रखना आपने। तो देखिए क्या होगा, अब इस प्राइमरी कॉइल में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि इसमें करंट चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ये सेकेंडरी कॉइल जो हमारे पास जो है प्राइमरी कॉइल्स के बिल्कुल नेबरिंग कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल S1 S2 क्या है, नेबरिंग कॉइल है। तो इससे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो निकलेंगी वो सेकेंडरी कॉइल्स में पास ऑन हो जाएंगी, और वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, वो चेंजिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, हम कहेंगे चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है। अगर हमारे पास प्राइमरी कॉइल्स में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल्स में भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, नेबरिंग कॉइल्स हैं। तो जब हमारे पास सेकेंडरी कॉइल्स में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उस ईएमएफ को हम कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ विच प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल्स, उसको हमने ES से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल्स। तो ये भी हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। d∅ का मतलब होता है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, dt का मतलब हुआ विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ, NS का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स। तो इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, तो डिवाइड करें आप ES डिवाइड बाई EP, तो ES डिवाइडेड बाई EP बोथ साइड डिवाइड करेंगे। पहले इसको लिखेंगे हम माइनस NS d∅ by dt, और
इसको अब हम इसको डिवीजन में लिखना है, तो डिवीजन में जब इसको लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा। जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास जो है रेसिप्रोकल होके हमारे पास डी टी ऊपर चढ़ेगा और नीचे हमारे पास क्या आएगा माइनस एन पी और डी फाई हमारे पास सीधे लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे हम डी टी बाई डी फाई और हमारे पास नीचे क्या आ रहा है आपके पास एन पी भी हमारे पास नीचे आ रहा है एन पी। तो ये माइनस यहाँ पर भी आएगा, माइनस ये वाला माइनस 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 गेट कैंसल्ड, डी टी कैंसल्ड, डी फाई गेट कैंसल्ड, you get what you get from here ES divided by EP that is equal to हमारे पास क्या आ रहा है NS divided by NP, this is equal to K। इसको इस K को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहा जाता है इसको। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है आपके पास ES बाई EP दैट इज इक्वल टू NS बाई NP दैट इज इक्वल टू K। ये हमारे पास किसके होता है, K की होता है। K आपके पास एक टर्म है जिसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहा जाता है। इस केस से हमें ये पता चलता है कि हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ से हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को इस टर्म से भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से भी हम डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इट मीन दैट ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो हमारे पास क्या है, अगर यहाँ से डिफाइन करेंगे हम, इट इज अ रेशो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन प्राइमरी कॉइल। अगर यहाँ से डिफाइन करेंगे हम तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या है, इट इज अ रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो हमारे पास जो है, ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है ये न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, इसको आपने अच्छे तरीके से माइंड में रखना है आपने। तो यहाँ पर देखिए इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशो से हमारे पास अगर देखो अगर आपके पास K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, ES जो होगा वो इट इज ग्रेटर देन EP और वहीं पर हमारे पास क्या होगा NS जो होगा हमारे पास वो ग्रेटर देन होगा NP के। तो देखिए जब भी आपके पास K की वैल्यू जब भी हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगी, जब आप K की वैल्यू निकालोगे, यहां से निकालोगे या यहां से निकालोगे आप, अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन प्राइमरी कॉइल। तो जब हमारे पास ईएमएफ यहां पर ज्यादा बन रहा है इसके कंपैरिजन में, तो आपको पता ही है तो ट्रांसफार्मर आपका कौन सा बनेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनेगा। तो ये कौन सा है, ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो हमारे पास जो है यहां पर कब होगा, जब हमारे पास K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल्स में जो होगा वो ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल्स। तो वो कब बनता है, जब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स, जब सेकेंडरी कॉइल्स में ये टर्न्स जो होंगी वो ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स। तो देखिए इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये। इस एक्सप्रेशन से हमें ये एक तो ये पता चलता है ट्रांसफार्मर आपका कौन सा है, स्टेप अप है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो देखिए हमारे पास जब K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारा ट्रांसफार्मर जो होगा वो कौन सा होगा, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ज्यादा सेकेंडरी कॉइल्स में एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल्स, और वहां पर हमारे पास जब हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल्स में ज्यादा बनता है, इसका मतलब हमारी वोल्टेज इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू द इनपुट वोल्टेज। तो हमारा ट्रांसफार्मर कौन सा बनेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनेगा, और वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स। एक ये केस हुआ। अगर K की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो वहां पर हमारे पास EP की वैल्यू ज्यादा होगी ES से, और वहां पर हमारे पास NP जो होगा वो ज्यादा होगा NS से। तो हमारा ट्रांसफार्मर जो बनेगा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनेगा। तो देखिए अगर हमारे पास इस K की वैल्यू लेस देन 1 होगी, इस K की वैल्यू लेस देन 1 आएगी तो वहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल्स में बनेगा वो कम होगा एज कंपेयर टू द
इंड्यूस्ड ईएमएफ विच इज़ इन प्राइमरी कॉइल्स, वो कम होगा। और उस केस में हमारे पास वो ट्रांसफार्मर जब इसकी वैल्यू कम होगी इसके कंपैरिजन में, इसका मतलब वोल्टेज हमारी जो आउटपुट में मिल रही है वो कम मिल रही है एज कंपेयर टू द इनपुट वोल्टेज, समझे आप। इसका मतलब आपकी वोल्टेज डिक्रीज हुई, तो ट्रांसफार्मर कौन सा बनेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनेगा। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कब बनता है, जब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स में, जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल्स में होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स। तो ये हुआ हमारे पास दूसरा केस, स्पेशल केस। तीसरा स्पेशल केस हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास अगर के की वैल्यू 1 होगी, के की वैल्यू जो हमारे पास अगर 1 होगी, इसका मतलब आपका ट्रांसफार्मर जो है वो 100% एफिशिएंट है। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब भी ट्रांसफार्मर वर्क करता है तो वो कुछ ना कुछ अपनी पावर लॉस करता ही, अपनी एनर्जी थोड़ा बहुत लॉस करता ही करता है। तो थ्योरेटिकली अगर हम देखेंगे तो के की वैल्यू जब 1 होगी तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास के की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास ईपी जो होगा वो ES के इक्वल होगा। इसका मतलब जितनी हमारे पास इनपुट वोल्टेज होगी उतनी हमारे पास आउटपुट वोल्टेज होगी, और वहाँ पर हमारे पास NS जो होगा वो NP के इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ टर्न जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल्स में मिलेंगी, नंबर ऑफ टर्न्स जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल्स में होंगी उतनी हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स में भी होंगी। तो लेकिन ऐसा हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं होगा, इसको कहा जाता है आइडल ट्रांसफार्मर। इसका मतलब हमारी वोल्टेज जितनी हमने दे दी वोल्टेज यहाँ से, उतनी हमें आउटपुट में भी मिल रही है वोल्टेज। तो वैसा हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि आपके पास जो है जब भी हम क्या ट्रांसफार्मर जब वर्क में आता है तो ये कुछ ना कुछ अपनी पावर को लॉस करता है। तो के की वैल्यू या तो हमारे पास ग्रेटर देन 1 होती है या लेस देन 1 होती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे थ्योरेटिकली तो हम लिखेंगे के की वैल्यू 1 है, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर हम जब प्रैक्टिकल में हम देखते हैं के की वैल्यू 1 नहीं मिलेगी आपको, या तो ग्रेटर देन 1 मिलेगी या लेस देन 1 आपको मिलेगी। तो ये अभी मैंने कहा आपको कि ट्रांसफार्मर में ये जो हम के निकालते हैं ये के कितना इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास जो है आगे चलेंगे हम, तो आगे हमारे पास अब हम पावर्स पर भी जाएंगे। तो अगर हम इनपुट पावर और आउटपुट पावर्स की भी एक रिलेशन निकालेंगे हम, तो देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास जो है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर अगर हम निकालेंगे, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर जिसको हम ईटा से रिविजन करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर जो होता है जिसको हम ईटा से रिविजन करते हैं, ये एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की अगर हम निकालते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, ये आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय, इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। आपको पता है ये आउटपुट पावर है, आउटपुट पावर जो यहां से निकालेंगे आपको पता है पावर जो होता है वो वोल्टेज इनटू करंट के इक्वल होता है, दिस इज आउटपुट पावर। और ये जो हमारे पास ईपी आईपी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, इनपुट पावर। तो अगर हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को निकालेंगे, हमारा ट्रांसफार्मर ये कितना एफिशिएंट है, कितनी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, तो एफिशिएंसी हम कहाँ से निकालते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। तो आपको पता है पावर जो होता है ये वोल्टेज इनटू करंट के इक्वल होता है। ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज में हमारे पास वोल्टेज हमें कहाँ से निकलती है, सेकेंडरी कॉइल से निकलती है। तो ES हुआ हमारे पास वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, IS का मतलब हुआ करंट इन सेकेंडरी कॉइल। तो EP का मतलब हुआ वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, इंड्यूस्ड वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, और IP का मतलब हुआ करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो वोल्टेज इंटू करंट हुआ पावर, लेकिन ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में है तो ये आ गई आउटपुट वोल्टेज, और EP IP ये हुआ हमारे पास इनपुट वोल्टेज। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर जो होता है इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। तो यहां से हम एफिशिएंसी भी हम निकाल सकते हैं ट्रांसफार्मर की। अगर आपने देखना होगा कि आपका आइडियल ट्रांसफार्मर, सबसे अच्छा ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो एफिशिएंसी जो हमारे पास ट्रांसफार्मर की क्या होती है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो होती है वो कितनी होती है, वो 1 होती है
अगर हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो वैल्यू जो आपके पास आएगी आइडल ट्रांसफार्मर की वो 1 आएगी। 1 का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास इनपुट पावर होगी, जो आपने इनपुट पावर दी है वो आपके पास इक्वल होगी आउटपुट पावर के, जो आप आउटपुट में निकालोगे। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास आइडल ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर हमें कोई भी पावर लॉस नहीं करता है। जितनी इनपुट हम दे रहे हैं पावर ट्रांसफार्मर को, उतनी आपके पास आउटपुट में मिल रहा है। लेकिन हम प्रैक्टिकली ये आपको 100% या एफिशिएंसी जो हमारे पास ट्रांसफार्मर की 100% या हम कहेंगे 1 के इक्वल आपके पास एफिशिएंसी होगी, वो प्रैक्टिकली वो इम्पॉसिबल है। हाँ, थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं कि आपके पास एक आइडल ट्रांसफार्मर ये होता है जहाँ पर आपके पास एफिशिएंसी जो आपके पास कितनी आती है वो 1 आती है। इसका मतलब इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल होगा। इनपुट पावर जो आप दोगे, आप जैसे हम कहेंगे इनपुट पावर, आपके पास पावर का यूनिट है वाट, अगर इनपुट पावर आपने जो दी वो अगर हम कहेंगे 2 वाट होगी और आउटपुट में भी आपके पास उतनी ही पावर मिलेगी। ये आउटपुट पावर है, ये इनपुट पावर है, तो उतनी ही आपके पास आउटपुट में मिलेगी। 2 वाट गेट कैंसल, यू गेट 1। इसका मतलब आपके पास एफिशिएंसी जो आएगी वो 1 आएगी। लेकिन ऐसा ट्रांसफार्मर आपके पास प्रैक्टिकली नहीं मिलेगा जहाँ पर हमारे पास देयर इज नथिंग एनी काइंड ऑफ लॉस इन द पावर। तो जब भी हमारे पास ट्रांसफार्मर वर्क करता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ पावर लॉस होती ही होती है। तो ये हम प्रैक्टिकली हम कहेंगे कि प्रैक्टिकली हमारे पास एक आइडल ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी एफिशिएंसी प्रैक्टिकली 1 के इक्वल आपको नहीं मिलेगी। हाँ, थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं कि एक आइडल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास था ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, अब देखिए हमारे पास यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पर आप ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हो आप। जैसे हम कहेंगे फर्स्ट यूज़ अगर हम कहेंगे, इट इज़ यूज टू रेगुलेट द वोल्टेज। टीवी, रेफ्रिजरेटर, इनमें हम अगर हमने एक वोल्टेज को रेगुलेट करना होगा, जैसे हमारे पास टीवी को 220 वोल्ट चाहिए या रेफ्रिजरेटर को चलने के लिए 220 वोल्ट चाहिए, तो ट्रांसफार्मर हमें 220 वोल्ट बना के देगा या 230 वोल्ट बना के देगा टीवी के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, इन डिवाइसेस के लिए। तो इसका मतलब हम कहेंगे पहली यूज़ है कि ये हमारे पास एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करके देगा ट्रांसफार्मर। इसी तरीके से हम दूसरी यूज़ इसकी कहेंगे, हमारे पास इट इज़ यूज्ड, हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है इट इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस। वेल्डिंग पर्पस के लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, ये दूसरी यूज़ है। तीसरी यूज़, बहुत सारी यूज़ हैं, तीसरी यूज़ हम ये कहेंगे इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमने अगर पावर को ट्रांसफ़र करना होगा तो ट्रांसफार्मर्स का हम यूज़ करते हैं। जैसे देखिए आपने यहाँ से एक पावर को ट्रांसफ़र करना होगा एक गांव से दूसरी गांव या एक शहर से दूसरे शहर, तो वहाँ पर हम ट्रांसफार्मर के ज़रिए से पावर को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये हमारे पास था ट्रांसफार्मर। ओके, गुड बाय, थैंक यू।